प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय सलीम खान में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल की कक्षा के अंदर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ किया था और उसमें हमने अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास से संबंधित बातें की, साहित्य से संबंधित बातें की और हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के जो प्रमुख 4 चरण हैं उनके बारे में चर्चा की, 4 पद्धतियों के बारे में चर्चा की और उन पद्धतियों का सर्वप्रथम जिन्होंने प्रयोग किया उनके बारे में चर्चा की। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं हम जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया, या हम कहें कि वर्णानुक्रम पद्धति के माध्यम से जिन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी, ये हैं गारसा द तासी जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयासकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। गारसा द तासी के द्वारा जो एक फ्रेंच, एक विदेशी विद्वान थे, इन्होंने हिंदी के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया और इन्होंने जो इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, अपनी रचना, इनकी एक रचना थी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी, ये इनकी एक रचना है जिसके अंदर इन्होंने इस रचना के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा उस रचना का नामांकन इन्होंने किस नाम से किया? फ्रेंच भाषा में इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी इस नाम से उस पुस्तक का नामांकन किया जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये फ्रेंच भाषा के हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी। अब इसको जब हम हिंदी में इनका अर्थ देखते हैं तो इन्होंने उस पुस्तक का नाम क्या दिया? तो इस्तवार का मतलब होता है इतिहास। इस्तवार का मतलब क्या होता है? इतिहास। फ्रेंच भाषा का शब्द है ये इस्तवार, और इस फ्रेंच भाषा का हिंदी रूपांतरण जब हम करते हैं, हिंदी अनुवाद जब करते हैं तो इसका इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, एंदुई का मतलब होता है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, यानी हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, और एंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा। यानी इन्होंने इस किताब का नाम क्या दिया कि ऐसा साहित्य इतिहास, ऐसा साहित्य, ला का मतलब कानून होता ही है, नियम, ऐसे साहित्य के नियम जिसके अंदर हम हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा और मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का अध्ययन करें। वो पुस्तक जो है वो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो है, अगर हम देखें कि इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या था, तो इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में किया गया। यानी ये पुस्तक जो थी इसका 2 संस्करणों और 5 भागों में, भाई 2 तो इसके प्रमुख मुख्य संस्करण थे जिसमें प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, ये 2 इसके संस्करण थे और 5 इसके भाग थे। यानी इन संस्करणों को भी भागों में विभाजित कर दिया गया।
यानी प्रथम संस्करण जो थे उसके 2 भाग, द्वितीय संस्करण जो है उसके 3 भाग, इस प्रकार से भागों में इसको विभाजित कर दिया। अब देखिए प्रथम संस्करण को 2 भागों में प्रकाशित किया इन्होंने, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग जो है वो 1839 ईस्वी जो है वो इस पुस्तक इश्तियार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक का जो प्रथम संस्करण था, उस प्रथम संस्करण के प्रथम भाग जो है उसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ और इस प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग जो है वो 1847 के अंदर प्रकाशित हुआ। यानी प्रथम संस्करण के 2 भाग, पहला 1839 ईस्वी, दूसरा 1847 ईस्वी, ये 2 भाग जो है वो इसके प्रकाशित हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम द्वितीय संस्करण की। तो द्वितीय संस्करण जो है वो उसका 3 भागों में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे। प्रथम भाग जो है वो 1870 ईस्वी में, द्वितीय भाग जो है वो 1870 ईस्वी में और तृतीय भाग जो है वो 1871 ईस्वी में। यानी प्रथम और द्वितीय भाग, ये 2 भाग तो 1870 ईस्वी के अंदर और तीसरा भाग जो है वो 1871 के अंदर। तो इस प्रकार से ये पुस्तक इश्तियार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान, इसके 2 संस्करण थे और 5 भाग थे। प्रथम संस्करण के 2 भाग और द्वितीय संस्करण के 3 भाग। प्रथम संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी और द्वितीय संस्करण जो है वो 1847 और दूसरा जो द्वितीय भाग जो है वो 1847। द्वितीय संस्करण जो है वो 3 भागों में, प्रथम भाग 1870 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1870 में और तृतीय भाग जो है वो 1871 के अंदर जो है वो प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से जो है वो इसका प्रकाशन हुआ। अब इसका प्रकाशन जो हो गया, अब प्रकाशक का नाम क्या था भाई? इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो किसने किया? तो उस प्रकाशक का नाम क्या था? कंपनी कौन सी थी? तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑन आयरलैंड, ये इसकी प्रकाशक थी। यानी ये इश्तियार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक का प्रकाशक कौन था? प्रकाशक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक का प्रकाशक कौन है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑन आयरलैंड, ये इसकी जो है वो प्रकाशक थी। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? ये इसकी प्रकाशक कमेटी थी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑन आयरलैंड, ये जिसने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो है वो कंपटीशन लेवल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली बहुत से प्रश्न जो है वो इसमें से बन जाते हैं। इश्तियार द ला परीक्षा में पूछे भी गए हैं, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के अंदर इन शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयासकर्ता कौन है ये पूछ लिया जाता है, या इनके संस्करणों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और प्रकाशक का नाम पूछ लिया जाता है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑन आयरलैंड इसकी प्रकाशक रही है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, ये पुस्तक जो गारसा द तासी ने इश्तियार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस पुस्तक की विशेष बात क्या थी? प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या थी? तो ये सबसे प्रमुख विशेष बात इसकी ये थी, सबसे विशेष बात ये कि मूलतः यह फ्रेंच भाषा के अंदर लिखी गई थी। यानी ये पुस्तक जो थी इसकी सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि ये पुस्तक फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा के अंदर लिखी गई थी। हालांकि लिखा तो जा रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास भी कौन सी भाषा के अंदर लिखा जा रहा था? फ्रेंच भाषा के अंदर, यानी फ्रांसीसी भाषा के अंदर लिखा जा रहा था। यह पुस्तक मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। और दूसरी, ये तो होगी इसकी पहली विशेषता भाई, हालांकि लिखा जा रहा था हिंदी साहित्य के बारे में, लेकिन भाषा कौन सी थी उसकी? फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा जा रहा था। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता यह है कि 1848 ईस्वी में इस पुस्तक का ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है वो किन किन ने किया भाई? लिखी ये फ्रेंच भाषा के अंदर लिखी गई थी, इश्तियार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान। हालांकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था और लिखी जा रही थी फ्रेंच भाषा में, तो हिंदी वाले कैसे पढ़ेंगे इसको? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो फ्रेंच भाषा के जानकार थे ही नहीं वो, तो वो इसका ज्ञान कैसे अर्जित कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे इसके बारे में? तो इसलिए सबसे पहले दिल्ली का एक मौलवी था 1848 ईस्वी के अंदर, 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी जिसका नाम क्या था? करीमुद्दीन। दिल्ली का एक मौलवी था
जिसका नाम क्या था? करीमुद्दीन। कब? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु YF फैलन, ये इनके गुरु का नाम है, दिल्ली के एक मौलवी है करीमुद्दीन, और करीमुद्दीन जी के जो गुरु हैं उनका नाम है YF फैलन। YF फैलन जो है इनके सहयोग से, यानी करीमुद्दीन ने YF फैलन का सहयोग लिया। क्यों सहयोग लिया इसका? इनका सहयोग इस वजह से इनको लेना पड़ा क्योंकि मौलाना करीमुद्दीन उर्दू भाषा तो जानते थे, लेकिन वो फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे। और YF फैलन जो इनके गुरु मित्र थे, इनसे इन्होंने सहयोग लिया क्योंकि ये फ्रेंच भाषा जानते थे। तो इसलिए इस इश्तिहार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी को YF फैलन ने तो फ्रेंच भाषा में पढ़ा और इन्होंने इसका अनुवाद जो है वो उर्दू भाषा में इसका अर्थ बताया, और मौलाना करीमुद्दीन ने इनके सहयोग से इसका उर्दू में रूपांतरण किया, इसका उर्दू में अनुवाद किया। और उर्दू में अनुवाद करके इन्होंने दो पुस्तकों में इसको लिखा, 2 भागों में इन्होंने इनका अनुवाद लिखा। पहला भाग था तबकात उ रशु अरा। पहला भाग तो किस नाम से प्रकाशित हुआ? तबकात उ रशु अरा। और दूसरा भाग जो है वो तजकीरा ई रशु अरा ई हिंदी, यानी 2 भाग। यानी मौलाना करीमुद्दीन ने अपने मित्र YF फैलन के सहयोग से इसका उर्दू में 2 भागों में अनुवाद किया। और 2 भाग में पहला भाग जो है वो किस नाम से था? तबकात उ रशु अरा, और दूसरा तजकीरा ई रशु अरा ई हिंदी, ये दूसरा भाग था। ये पहला अनुवाद करने वाले। दूसरा अनुवाद जो है 1953 के अंदर, 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय, 1953 में प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर विराजमान प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य इतिहास, यानी ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में विराजमान थे प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये प्रोफेसर लक्ष्मी सागर ने 1953 ईस्वी में हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। यानी ये फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा की थी, इसका पहले उर्दू में मौलाना करीमुद्दीन ने अनुवाद किया और फिर प्रोफेसर लक्ष्मी सागर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। यानी हिंदी में 1953 में इसका अनुवाद हुआ है। हिंदी में उनका अनुवाद जो है वो करने वाले पहले कौन है? पहले ये नहीं होंगे। हिंदी में पहला अनुवाद करने वाले लक्ष्मी सागर, प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और उर्दू में मौलाना करीमुद्दीन किनके सहयोग से? YF फैलन के सहयोग से इन्होंने किया। तो प्रोफेसर लक्ष्मी सागर ने 1953 में हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से हिंदी में इनका अनुवाद किया। इसका अनुवाद जो है वो हिंदी भाषा के अंदर किया। इस प्रकार से जो है वो 3 भाषाओं के संस्करण हमारे सामने उभर करके आए। पहला फ्रांसीसी भाषा का यानी फ्रेंच भाषा का, दूसरा संस्करण उर्दू भाषा का, और तीसरा संस्करण जो है वो हिंदी भाषा का। यानी तीसरे संस्करण में हिंदी भाषा में हमें पता चला कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। पहले फ्रांसीसी भाषा, फिर उसके बाद में उर्दू भाषा और उसके बाद में हिंदी भाषा। 3 संस्करण जो है वो अलग अलग निकले। अब इन तीनों संस्करणों के अंदर कवियों का विवेचन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो फ्रेंच संस्करण निकला, इसका जो फ्रेंच संस्करण निकला, इश्तिहार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस फ्रेंच संस्करण के अंदर कुल कवि तो थे 738। ये फ्रेंच संस्करण जो था इसमें 738 कुल कवि थे। कुल कवि तो कितने? 738 कुल कवि थे, और जिनमें हिंदी के 72 कवि थे। कुल कवि तो 738, हिंदी के 72 और उर्दू के 666। यानी उर्दू के कवि ज्यादा शामिल किए गए। इश्तिहार लिटरेचर ए हिंदुस्तान, इसमें कुल 738, 72 हिंदी के और 666 उर्दू के कवि शामिल किए गए। अब बात करें मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखी गई जो उर्दू संस्करण है, उस उर्दू संस्करण के अंदर
1004 कुल कवि थे। ये जो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखी गई, इसमें 1004 तो कुल थे, 1004 कुल कवि थे, और इन कुल कवि में से 60 तो हिंदी के थे और 944 उर्दू के थे। यानी इनमें 60 हिंदी के और 944 कवि जो थे वो उर्दू के थे। तो इसमें भी उर्दू के कवि ज्यादा शामिल किए गए, मौलवी करीमुद्दीन वाले में भी। फिर तीसरा आता है प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वासरेन द्वारा 1953 में लिखी गई जो हिंदी संस्करण था। इस हिंदी संस्करण के अंदर 358 तो कुल कवि थे। ये हिंदी संस्करण जो था इसमें कुल कवि तो 358 थे। कुल कवि कितने? 358, और उसमें से 220 हिंदी के थे, 220 कवि हिंदी के शामिल किए गए, और 358 थे, 220 जो है वो तो हिंदी के, और 138 बाकी जो रह गए, 138 जो थे वो उर्दू के थे। यानी यहां हिंदी के कवि ज्यादा शामिल किए गए प्रोफेसर लक्ष्मी सागर 1953 के द्वारा। तो इस प्रकार से फ्रेंच भाषा के अंदर 738 कुल कवि, 72 हिंदी के, 666 उर्दू के, और मौलाना करीमुद्दीन के द्वारा लिखा उर्दू संस्करण के अंदर कुल कवि 1004, जिसमें से 60 हिंदी के और 944 उर्दू के, और प्रोफेसर लक्ष्मी सागर के द्वारा जो हिंदी संस्करण था उसमें 358 कुल कवि, 220 हिंदी के और 138 जो है वो उर्दू के कवियों को शामिल किया गया। अब देखिए इसका महत्व क्या हुआ, क्या महत्व हुआ इसका। तो इसका महत्व यह है कि एक विदेशी विद्वान के द्वारा जब हिंदी का साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, एक विदेशी विद्वान गारसा द तासी हमारे बीच आए, और एक विदेशी विद्वान हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है, तो उससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मतलब सबसे इसका महत्व क्या बढ़ गया कि भी एक विदेशी आकर के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में रुचि दिखा रहा है, तो भारतीय जो इतिहासकार थे, साहित्य इतिहासकार, उनमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रति जो है वो प्रेरणा प्राप्त हुई और उनमें रुचि बढ़ी, और उन्होंने भी इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। और कमियां क्या रही, ये तो महत्व था, कमियां भी रही इसकी। इस रचना में इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। यानी कमी इसकी क्या है, इस लेखन, इसमें कमी यह है कि वर्णानुक्रम पद्धति, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, अब इसमें देखिए मैंने आपको कल बताया, पिछली कक्षा के अंदर बताया था कि वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो सबसे निम्न स्तर की पद्धति है। यानी साहित्य इतिहास जो लिखा जाता है उसमें सबसे निम्न स्तर की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति को माना जाता है। तो कमी इसकी यह है कि इस रचना में इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया, जो साहित्य इतिहास लेखन की सबसे निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। और इस रचना में साहित्य के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह भी इसकी कमी है कि साहित्य का जो काल विभाजन है, काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया गया इसके अंदर। यह भी इसकी एक कमी बताई गई है। इस रचना में युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी नहीं किया गया है। मतलब उस युग के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां मूल रूप से थी उनका भी वर्णन इसके अंदर नहीं किया गया। यह भी इसकी एक प्रमुख कमी रही है। सारांश के तौर पर अगर हम देखें तो इसका सारांश हमारे सामने ये निकल करके आता है कि उपयुक्त कमियां रह जाने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में साहित्य इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यानी ये कमियां रहने के कारण इस पुस्तक इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस पुस्तक को साहित्य इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक की आलोचना करते हुए इसे वृत्त संग्रह मात्र कह करके पुकारा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक वृत्त संग्रह, यानी इस पुस्तक की आलोचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे केवल वृत्त संग्रह कह करके पुकारा है। इसकी आलोचना के रूप में इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने गारसा द तासी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से उनकी पुस्तक इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी के बारे में विस्तृत रूप से हमने पढ़ा। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।